आज हम आगे बढ़ेंगे और कल खिलजी डायनेस्टी फिनिश की गई है क्रॉनिकल्स के अकॉर्डिंग, और आज तुगलक पढ़े जाएंगे। तुगलक के साथ साथ ही जब हम फिरोज शाह तुगलक स्टडी करेंगे तो डिक्लाइन भी ऑटोमेटिकली ही डिस्कस हो जाएगा, और इस डिक्लाइन में तिमूर का इन्वेजन भी आ जाएगा जो 1398 में हुआ था। फाइनली 1412 में तुगलक डायनेस्टी खत्म होगी और 2 साल का एक गैप आएगा। उस दौरान एक दौलत खान नाम के रूलर पोजीशन पर आएंगे। फाइनली 1414 में तैमूर के द्वारा सिंध, लाहौर और मुल्तान के एरिया में बैठाए गए गवर्नर खिज्र खान गद्दी को अपने हाथ में लेंगे। दिल्ली में सैयद डायनेस्टी की नींव रखी जाएगी। इस खिज्र खान की वजह से ही आने वाले समय में बाबर यह दावा रखेगा कि चूंकि सैयद डायनेस्टी खिजरों की है, खिज्र खान की है, और उसे मेरे ही परदादे दादों ने तिमूर खान ने बैठाया था मुल्तान में, तो अल्टीमेटली मुगलों का दावा बनता है दिल्ली की गद्दी पर, जिसकी वजह से पानीपत का पहला युद्ध छिड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में। आज के इस लेक्चर में जब मोहम्मद बिन तुगलक फिनिश हो जाएगा, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक में आपका वो पार्ट भी शुरू हो जाएगा जो सतीश चंद्र की बुक का पेंडिंग पार्ट है। इंटरनल रिबिलियंस एंड द डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत, वो फिरोज शाह में आ जाएगा। तो आपका 7th चैप्टर सतीश चंद्र से फिनिश, और क्रॉनिकल से आपका सैयद डायनेस्टी तक सारा फिनिश, यानी कि 1200 से 1400 तक, 1200 से 1400 तक की 200 साल की सल्तनत खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद मात्र रह जाएगी सैयद डायनेस्टी और लोधी। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे आप जब बाबर का इन्वेजन पढ़ेंगे। तो इसके बाद आप सल्तनत डायनेस्टी की जनरल कंडीशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लाइफ, इसका चैप्टर स्टडी करके सीधा चले जाएंगे साउथ में विजयनगर और बामनी किंगडम। ये 2 किंगडम पढ़ेंगे। आई बात समझ में? चलिए शुरुआत करते हैं तुगलक डायनेस्टी से। आप सभी को पता है कि 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद एक कयास फैल जाता है दिल्ली में, और इस कयास को सेटल करता है एक पर्सन जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक एक्चुअल में है कौन? गयासुद्दीन तुगलक पिता की तरफ से एक तुर्क है, लेकिन माँ की तरफ से ये जट है। इनकी माँ पंजाब की जट थी और इनके पिता एक तुर्क हुआ करते थे। उनकी संतान है गयासुद्दीन तुगलक। एक बात आप याद रखिएगा कि दिल्ली की सत्ता में वही आके बैठा है जिसने अपने मेन मोनार्क के समय में मंगोलों के आक्रमणों को रोका है। चाहे वो खुद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो, जिसने बलबन के समय में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को प्रोटेक्ट किया, चाहे अलाउद्दीन खिलजी के समय में 1304 का और 1307 का मंगोल अटैक, 1304 का अली बेग और ख्वाजा ताश की अध्यक्षता में हुआ अटैक, 1307 का इकबाल मंदा की अध्यक्षता में हुआ अटैक। इन दोनों अटैक को रोकने वाला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जर्नैल गाजी तुगलक अब सत्ता पे बैठेगा और टाइटल लेगा गयासुद्दीन तुगलक का। यह गाजी तुगलक ही गयासुद्दीन तुगलक है और ये पोजीशन पर बैठेगा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद आपको पता है कि मलिक कफूर के द्वारा कैओस मचा दिया गया था। उसके छोटे बेटे, 6 साल के बेटे शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठाया गया, और 2 बेटे जो अलाउद्दीन खिलजी के हुआ करते थे, एक का नाम था शादी खान और एक का नाम था खिज्र खान। इन दोनों को बाईपास किया गया, ब्लाइंड किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया, प्रिजन में डाला गया। पोजीशन आगे बढ़ी है और मलिक कफूर का मर्डर कर दिया गया, और खुसरो नाम के एक कन्वर्ट ने पोजीशन हथियानी है। इसके पहले मुबारक खिलजी गद्दी पर आ जाएंगे और मुबारक खिलजी को का अंत कर दिया जाएगा खुसरो के द्वारा, और फाइनली खुसरो नसीरुद्दीन के नाम से पोजीशन पर बैठेगा। इस नसीरुद्दीन उर्फ खुसरो का अंत करेगा गयासुद्दीन तुगलक और पोजीशन अपने हाथ में ले लेगा। गयासुद्दीन तुगलक ने गद्दी पर बैठने के बाद क्या किया, समझ लीजिए। सबसे पहले तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो अब तक अलाउद्दीन तुगलक के समय में अपनाए गए हार्श कदम थे उनको सुधार दिया। तो सबसे माइंड ब्लोइंग, और ये एमसीक्यू है बेटा, आया हुआ है पहले, कि गयासुद्दीन तुगलक ने
द्वाब का टैक्स रेवेन्यू जो 1/2 कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसको 1/10 कर दिया था, यानी कि मात्र 10%। तो इसने बड़े पैमाने पर रिलीफ दिया किसानों को। सेकेंड एस्पेक्ट, ये ग्यासुद्दीन तुगलक हुआ करता था जिसने आर्मी एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को रिवाइव किया, नोबल्स के ऊपर अपनाए जा रहे हार्श पनिशमेंट्स को रिलैक्स कर दिया। ये ग्यासुद्दीन तुगलक था जिसने सल्तनत पीरियड में पहली बार नहरें, गार्डन और पब्लिक बिल्डिंग बनाने का कार्य शुरू किया, जिससे राहगीरों को थीव्स और रॉबर से सुरक्षा मिल सके हाईवे के किनारे। ये बात हमेशा याद रखना। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे फिरोज शाह तुगलक से कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने वो नहरें बनाई हैं जो आज भी भारत में सबसे मेन नहरें हैं। लेकिन नहरें बनाने की शुरुआत, गार्डन्स बनाने की शुरुआत और पब्लिक बिल्डिंग बनाने की शुरुआत ग्यासुद्दीन तुगलक कर चुका था। ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। यह ग्यासुद्दीन तुगलक है जिसने नए शहरों का निर्माण किया, और ग्यासुद्दीन तुगलक ने ही दिल्ली में तुगलकाबाद बनाया। तो तुगलकाबाद किसके द्वारा बनाया गया है? ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ये कभी नहीं भूलना है। तो कुछ इस तरह के कदम ग्यासुद्दीन तुगलक के हुआ करते थे। काफी एबल जर्नैल हुआ करता था, और इसके समय में जो बंगाल में बलबन के बेटे बुगरा खान हुआ करते थे, बुगरा खान के आगे आगे पोते हैं इस समय। तो एक कैओस मचा हुआ है। उस कैओस का फायदा उठा करके ग्यासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास किया, और ये बाखूबी सफल हुए। इस अभियान में इन्होंने बंगाल को अपने कंट्रोल में लिया। बेहद खुशी से ये वापस आ रहे थे, और इनके बेटे, जिनका नाम है जौना खान, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, तो जौना खान इनका बहुत ही भव्य रिसेप्शन करना चाहते थे। तो उन्होंने जो नया शहर बना है तुगलकाबाद, उससे थोड़ी दूरी पर अफगाना या अफगानाबाद नाम की जगह पर इनका रिसेप्शन करना था, जिसके लिए इन्होंने वुडन पेविलियन तैयार कराया था। अब इस वुडन पेविलियन पर चलते हुए एक्सीडेंट हुआ और मृत्यु हो गई ग्यासुद्दीन तुगलक की। कुछ राइटर्स ऐसा कहते हैं, जैसे कि बर्नी है, वो ये कहता है कि किसी भी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ग्यासुद्दीन तुगलक को मारना नहीं चाहता था। यह साजिश का हिस्सा नहीं था, यह एक एक्सीडेंट था। लेकिन 1333 या 34 के अराउंड जब एक मूरिश ट्रैवलर, यानी कि मोरक्को से आया हुआ ट्रैवलर इब्न बतूता, वो ये कहता है कि पुल कुछ इस तरह से बनाया गया था कि हल्के टच से भी गिर सकता था। तो वो साजिश का अंदेशा बता रहा है। आज दिन तक ये कंट्रोवर्सी है कि ग्यासुद्दीन तुगलक नेचुरल डेथ मरे हैं एक्सीडेंट के माध्यम से, या फिर उन्हें एक कॉन्स्पिरेसी के तहत मारा गया है। बट ये सारे प्रोसेस हैं जिसके तहत ग्यासुद्दीन तुगलक का काम तमाम हो गया। इसके बारे में ज्यादा और पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जब भी अब हम पढ़ेंगे तो 1 बाय 1 उनके जो पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि जो आप सतीश चंद्र में पढ़ चुके हो कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा और एनालिटिकल और एलैबोरेटेड है। तो शुरुआत करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठेंगे लगभग 1325 के अराउंड, और 1351 तक, 1351 तक, 1325 से 51 तक ये पोजीशन पर रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चलिए इनके द्वारा शुरू किए गए कारनामों को समझने का प्रयास करते हैं, वहीं से सब क्लियर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शुरुआती नाम है वो जौना खान है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपने पिता के शासनकाल में ही, यानी कि ग्यासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में ही काफी अभियान किए गए, और ये एक बहुत तगड़े जर्नैल हुआ करते थे। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई उसके बाद जो पेरिफेरल एरियाज में बैठे हुए गवर्नर थे, या फिर कुछ किंगडम्स जिनको इन्होंने अपने अधीन किया था इनडायरेक्ट फॉर्मेट में, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट थे वरंगल के प्रताप रुद्रदेव टू। तो प्रताप रुद्रदेव टू जो हैं, इनके विरुद्ध 2 कैंपेन किए ग्यासुद्दीन तुगलक की अध्यक्षता में, अधीनता में मोहम्मद बिन तुगलक ने, जौना खान या फिर उलुग खान ने। तो 1323 और 1325 2 बार आक्रमण करने के बाद वारंगल को सीधा कंट्रोल कर लिया गया और सीधा अपने साथ जोड़ लिया गया। तो वारंगल सैक कर लिया, अनेक्स कर लिया गया।
ये बात आप हमेशा याद रखना। इसके अलावा 1 बाय 1 और भी सिटीज हैं, जैसे देवगिरी हुआ करती थी, उसके बाद जैसे द्वार समुद्र के होयसालास हुआ करते थे। इन सभी को 1 बाय 1 सैक किया जाने लगा और अनेक्स किया जाने लगा। तो ऑल इन ऑल अलाउद्दीन खिलजी के समय में डेक्कन के जो स्टेट्स इनडायरेक्ट ट्रिब्यूटरी सिस्टम के थ्रू जुड़े हुए थे केंद्र के साथ, यानी कि वो ट्रिब्यूट पे करते थे, वो सभी अब कनेक्ट हो जाएंगे डायरेक्टली एम्पायर का पार्ट बन के। तो अब एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड बहुत ही एक्सपेंसिव एम्पायर है मोहम्मद बिन तुगलक के पास, और इस एम्पायर के साथ वो गद्दी पर बैठे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में काफी कंट्रोवर्सीज हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसा सुल्तान ना इतिहास ने देखा न देखेगा। तो ये काफी पैराडॉक्स पर्सनैलिटी हुआ करते थे। इन्हें कई सारे नामों से पुकारा जाता है। ये मिक्सचर ऑफ टू ऑपोजिट्स है। इन्हें वाइजेस्ट फूल भी कहा गया है, इन्हें हाफ जीनियस और हाफ मैड भी कहा गया है। ये सारे नाम इनको दिए गए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही लर्न्ड, बहुत ही जबरदस्त स्कॉलर, नंबर 1 कैलीग्राफिस्ट उस दौर के, बहुत अच्छे लॉजिशियन, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, इन सभी गिनतियों में अपना नाम शुमार कराते हैं। तो इन सारे कामों में जाने गए। ऐसा क्या हुआ कि फिर भी ये इतने अलोकप्रिय हुए कि इनके चले जाने के बाद एक ऐसा शासक जिसने अपने पीरियड में सल्तनत को पीक पे पहुंचाया और अपने जाते ही सल्तनत बिखेर दी। तो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो 1 बाय 1 पॉइंट्स के थ्रू चलेंगे और इनका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करते हैं, जिसमें इनके विजनरी प्लान्स आ जाते हैं। और पहला प्लान है इनका इंक्रीज ऑफ टैक्सेस इन दोआब 1326। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि ये इंटेलिजेंस में, अपने विजन्स में, एक्सपेरिमेंट्स में, एम्बिशंस में, अप्रोच में, जेनरोसिटी में, जीनियस में, नॉलेज में किसी से पीछे नहीं थे, सबसे आगे थे। उस समय के दौर से बहुत आगे थे। लेकिन इनकी 6-7 हरकतें जो इन्हें डुबा ले गई, इनका इम्पेशंस, इनका शॉर्ट टेम्पर्ड एटीट्यूड, इनका हरिड नेचर, इनकी एक विम्सिकल एटीट्यूड, पता ही लगता था, तो संकी किस्म के थे, ऑब्स्टिनेट थे, थोड़े से क्लियर नहीं होता था कि क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इन चीजों ने इनको डुबा दिया। वो अभी समझ आ जाएगा। 1326 गद्दी पर बैठे साल हुआ है, 1326 का पीरियड है। दोआब के इलाके में ये टैक्स बढ़ा देते हैं। गंगा यमुना के बीच का एरिया है और यहाँ पर टैक्स बढ़ाया जाता है। टैक्स बढ़ाया जाना गलत नहीं था, इससे पहले भी शासक आते रहे हैं और टैक्स बढ़ाते रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि टैक्स बढ़ाने के आधार बहुत ही अनरीजनेबल थे। सबसे पहला ये था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो साइंटिफिक कैलकुलेशन मेथड शुरू किया गया था जमीन का, कल्टीवेशन का, वो नहीं फॉलो किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, और एक आर्टिफिशियल मोड से टैक्स कलेक्शन मेथड तैयार कर लिया और जो फसल है उसकी कीमत डिसाइड कर ली। ये भी उतना घातक नहीं होता अगर अलाउद्दीन खिलजी ये समझ जाता कि जिन समय में टैक्स बढ़ाया गया है दोआब का, उस समय में दोआब पिछले 6 सालों से अकाल झेल रहा था। तो ये फैमिन की सिचुएशन थी बहुत हाई लेवल पे। सेकेंड एस्पेक्ट ये था कि ये वही दोआब का इलाका है जो सफर हो रहा था अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट रेगुलराइजेशन पॉलिसी की वजह से, जिसमें जो फार्मर है उसकी लागत मूल्य का ध्यान नहीं रखा गया, कॉस्ट प्राइस का, कि वो अपने इनपुट्स किन मंडियों से खरीदेगा, लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस फिक्स कर दी गई कि उसे बंजारों को या अदर ट्रेडर्स को एक फिक्स कीमत पर ही अनाज बेचना है। और इसकी वजह से जो किसान है उसकी सर्वाइवल नुकसान में चली गई थी, ऊपर से अकाल पड़ चुका था। तो ऐसे में जब दोआब में टैक्स बढ़ाया है अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, तो बहुत से लोग असमर्थ रहे टैक्स देने में। ऐसे में उनकी प्ली नहीं सुनी गई, उनकी अर्ज नहीं सुनी गई। हर तरह का मेथड अपनाया गया टैक्स कलेक्ट करने के लिए। बहुत ही रिगरस मशीनरी का यूटिलाइजेशन किया गया, सख्त तरीके अपनाए गए। जो टैक्स नहीं दे पा रहे थे वो छोड़ करके जंगलों में चले गए। जंगलों में जा करके एक एक बंदे को आइडेंटिफाई करके उससे टैक्स लिया गया, और जो नहीं लिए गए उनको ढूंढ ढूंढ करके भेड़ियों की तरह मारा गया। तो कुल मिलाकर के
इस तरह के बिहेवियर से लोगों में भय फैल गया, लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ दी और वो दौड़ गए, खेतों में फसलें सड़नी लगी और काफी लंबे अरसे तक दोआब के एक बहुत बड़े भूखंड में, बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में एग्रीकल्चर ही अबेंडन कर दिया गया, जिसकी वजह से वहां की सॉइल भी इनफर्टाइल हो गई थी। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि जो अपने तरफ से मोहम्मद बिन तुगलक दोआब में टैक्स बढ़ा करके वेलफेयर पॉलिसीज बड़े पैमाने पर आर्मी मंगोलों को कंट्रोल करने के लिए रखना चाहते थे, ये वो नहीं कर पाए, या उनकी नीयत ये थी कि दोआब के इलाके में आने वाले जो बड़े हिंदू जमींदार या अदर हिंदू सेक्शंस हैं, इनके ऊपर अच्छा होल्ड रखा जा सके, इनकी इंटरमिक्सिंग और अदर चीजों को डायरेक्टली ना रोका जाए, इनको लिक्विडिटी का क्रंच क्रिएट किया जाए, पैसों की जिम्मेदारी इन पर ज्यादा डाल दी जाए। तो उस माहौल में फिर ये काफी ओबीडियंट बिहेव करना शुरू कर देंगे। ये सारे थॉट्स गलत पड़ गए क्योंकि समय की नजाकत को नहीं समझा, अकाल को कंसिडर नहीं किया, अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट रेगुलराइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं किया, फार्मर की प्ली को नहीं समझा, ये सारी चीजें नहीं की और नुकसान भुगतना पड़ा। उसके बाद देर से आने पर जब सारा माहौल देखा कि अब सब अबेंडन हो चुका है, तो फिर किसानों की मदद के लिए दीवान अमीर कोही नाम का एक डिपार्टमेंट बना दिया, उसके माध्यम से एडवांस लोन देने शुरू कर दिए और उसी के माध्यम से बेटर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए भी प्रमोट किया फार्मर को। उनको इनपुट्स प्रोवाइड किए जाने लगे, जैसे कि सीड्स हैं, अच्छी नस्ल के बैल हैं, गाय हैं, अच्छे हल हैं। लेकिन ये सारी सुविधाएं विफल हो चुकी थी क्योंकि फार्मर बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर को अबेंडन कर चुका था। तो अपने लेवल पर उठाए गए अच्छे खेतीबाड़ी के कदम भी एक तरह के फेलियर साबित हुए जब मोहम्मद बिन तुगलक मौके की नजाकत को नहीं समझ पाया, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किए गए यह अच्छे काम ही आने वाले समय में फिरोज शाह तुगलक और उसके बाद शेरशाह सूरी और अकबर ने कंटिन्यू किए हैं, जिसमें किसानों को तकावी ऋण दिया जाता है, मदद की जाती है, अच्छी बेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए प्रमोट किया जाता है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यह कारगुजारी सफल नहीं हो पाई क्योंकि हालात और माहौल फेवर में नहीं था। अगला काम है 1326 से 27 के बीच में कैपिटल को ट्रांसफर कर देना। कैपिटल को ट्रांसफर कर देना उस समय में मोहम्मद बिन तुगलक के एंड पे लिया गया बिल्कुल ठीक डिसीजन था। इसके पीछे मोहम्मद बिन तुगलक के दो कारण थे। पहला कारण यह था कि अब मोहम्मद बिन तुगलक के पास बहुत सारा दक्षिण का ऐसा इलाका है जिसे वो डायरेक्टली रूल करता है। इसके लिए अब अगर साउथ में अच्छा होल्ड रखना चाहते हैं आप, तो चूंकि पूरी की पूरी कंट्री आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, अब आपकी ही जिम्मेदारी पे है, तो आपको एक सेंट्रल लोकेशन लेनी है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से ही ये कैपिटल शिफ्ट किया गया था और ये सोच अपने आप में बिल्कुल ठीक थी कि देवगिरी यानी कि औरंगाबाद के पास कैपिटल ले जाया जाए। उसका नाम बदला गया, उसे दौलताबाद रखा गया। सेकंड कंसिडरेशन ये हुआ करता था कि दिल्ली, जो कि मंगोलों के रीच में बहुत क्लोज हुआ करती थी, दिल्ली से दूर जाया जाए, कैपिटल को उठा करके कहीं और शिफ्ट किया जाए ताकि मंगोलों को बहुत आराम से टैकल किया जा सके। दोनों कंसिडरेशंस अपने आप में बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर भी नेगेटिव ये हुआ कि जैसे ही दिमाग में आता है वैसे ही कर दिया जाता है। उत्तर भारत में रह रहे लोग जिन्हें गर्मी का उतना आभास नहीं था, उन्हें गर्मियों के महीनों में माइग्रेट करा दिया गया, बशर्ते कि अपने ऑफिसेज लेकर के जाते, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट करते वहां पर। इसके अलावा पूरी दिल्ली को खाली कराया गया, सभी लोगों को ले जाया गया, रास्ता बनाया गया दिल्ली से दौलताबाद तक का, रास्ते में रहने की सुविधाएं कराई गई, लोगों को मुफ्त में अनाज बांटा गया और वाहन दिए गए कि आपको वहां पहुंचना है, लोगों की मर्जी के विरुद्ध जा करके। फाइनली बेअंत खर्चा करने के बाद लोगों को वहां ले जाया गया। आधे से ज्यादा लोग तो रास्ते में मर चुके थे गर्मी से और आधे वहां जाके होम सिक होके मर गए हैं। ऐसे में दिल्ली से जैसे ही देवगिरी राजधानी स्थानांतरित की जाती है, तो 1328 में मंगोलों का आक्रमण दिल्ली में होता है, यह देख करके कि जो सुल्तान है यह देवगिरी चला गया है और दिल्ली में अब आर्मी नहीं स्टेशनड उस लेवल पर। इस मौके का फायदा तेजी से उठाया तमशरीन ने। तो तमशरीन मंगोल योद्धा था,
ये दिल्ली की छाती तक पहुंचा। इसने उच्च को लूटा, मुल्तान को लूटा, सिंध के इलाकों को लूटते हुए ये पहुंच गया है अब दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर तक। और अल्टीमेटली अब इसकी दो स्टोरीज हैं। एक स्टोरी तो सतीश चंद्र में हमने पढ़ी कि झेलम नदी के किनारे अच्छा युद्ध लड़ा है, लेकिन अब जो क्रॉनिकल ये बताती है वो ये कहती है कि सुल्तान ने उनको पैसों का लालच दे करके, रैंसम दे करके दिल्ली को बचाया है। उस समय के लिए ये एक सोल्यूशन था, लेकिन इस रैंसम के एटीट्यूड ने, पैसा दे करके पीस खरीदने के इस बिहेवियर ने मंगोलों को हैबिचुअल बना दिया। और इसके बाद इतनी तेजी से भारत में आक्रमण मंगोलों के कभी नहीं हुए थे जितने अब हुए। इसी कंपल्शन में एक ही साल के अंदर, आने वाले अगले ही साल के अंदर, देवगिरी छोड़ करके वापस आना पड़ा मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली में, क्योंकि मंगोलों के आक्रमण और तीव्र हो गए थे। उनके मुंह को खून लग गया था कि सुल्तान स्वयं ही पैसा दे रहा है। ऐसे में इस माहौल को देखते हुए सुल्तान का निर्णय ले लेना कि देवगिरी छोड़ करके दिल्ली वापस जाया जाए, यह बिल्कुल सही है, कहीं भी गलत नहीं है, क्योंकि मंगोलों के आक्रमण तेज हो गए थे और दिल्ली और उत्तर भारत अब देवगिरी से काफी दूर पड़ता था। और ऐसा दौर जब कम्युनिकेशन के अच्छे लाइन एस्टेब्लिश्ड नहीं है, रोड नेटवर्क और ट्रांसपोर्टेशन का कोई मोड इतना क्विक नहीं है, ऐसे में आप उत्तर भारत को देवगिरी से कंट्रोल करें ये उतना पॉसिबल नहीं है, जो कि फॉरेन टेरिटरीज को ज्यादा प्रोन है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट से कोई फॉरेनर नहीं आएंगे, आपको अपनी कंट्री से ही निपटना है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट के, खाइबर के और गोमल के दर्रे कुछ ऐसे थे जो भारत में किसी के विरोधी को एंट्री देते थे। तो अगर आपको नॉर्थ वेस्ट सील करके रखना है तो आपको दिल्ली या नॉर्थ वेस्ट के एरिया पे अच्छी पकड़, पंजाब को कंट्रोल में रखना होगा। जिसके हाथ से पंजाब गया उसके हाथ से सब कुछ गया। तो कुल मिलाकर के ऐसे में वापस जाने का डिसीजन डिप्लोमेटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली बिल्कुल करेक्ट था, पर नुकसान ये हुआ कि ऐसे में दिल्ली बर्बाद हो गई। दिल्ली पिछले 2.5 से 3 सालों में रौंद दी गई, लोग उजड़ चुके थे। वापस जाने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने बेइंतहा दुनिया भर से अच्छे राइटर, अच्छे नोबल्स, अच्छे थियोलॉजियंस, अच्छे रिलीजियनिस्ट बुलाए, लेकिन दिल्ली वो ग्लोरी रीच नहीं कर पाई, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अगला एक्सपेरिमेंट इन टोकन करेंसी 1330। 3-4 साल का समय बीतेगा। अपने पहले 2 एक्सपेरिमेंट, दोआब में टैक्स बढ़ाना और दिल्ली से देवगिरी राजधानी ले जाना, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ट्रेजरी खाली हो चुकी है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये कहा जाता है, बर्नी ये बताता है और इब्न बतूता भी, कि शाह के दरबार में, उसके दरवाजे पे मैंने फकीर को अमीर होते देखा है और बेगुनाहों को हाथियों के नीचे कुचलते भी देखा है। तो जेनरस बहुत था, जो किसी ने मांग लिया दे देगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो इन सारे टैक्ट की वजह से पैसा काफी लुट चुका था। ये वो दौर था जब ग्लोबली सिल्वर की कमी हो चुकी थी। तो ऐसे में इनके द्वारा टोकन करेंसी चलाई जाती है, क्योंकि काफी बड़ी आर्मी, यानी कि 3,70,000 की आर्मी रखी है। एक्सपेरिमेंट लवर हैं, काफी एम्बिशियस और विजनरी इनके प्रोजेक्ट हैं। इन सबको अगर सफल करना है और ऊपर से पैन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, संपूर्ण भारत पर इनका राज है, उसको अगर मैनेज करना है तो आपको बड़े लेवल पर रेवेन्यू चाहिए। और रेवेन्यू पे होगा अगर आप लिक्विडिटी प्रमोट करेंगे मार्केट में। अब इसके पहले तो जो भी करेंसी चलती थी वो करेंसी में एक इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ करती थी। गोल्ड है तो गोल्ड की अपनी वैल्यू है, सिल्वर है तो सिल्वर की अपनी वैल्यू है। लेकिन कॉपर में या ब्रॉन्ज में आप गोल्ड की वैल्यू इंस्टॉल करेंगे तो ये फिर टोकन वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अब जब गोल्ड एंड सिल्वर चलता था तो उसकी कॉपी नहीं हो सकती, फॉरफिट नहीं किया जा सकता, वाई कंसीट नहीं किया जा सकता। वाई कोई भी गोल्ड मेकर है, अब जब गोल्ड मिलता ही बहुत महंगा है तो वो उसके सिक्के कहां से बना लेगा, तो कॉपी तो हो ही नहीं सकते। सोच समझ के ही लोगों ने चलाई थी ना करेंसी गोल्ड सिल्वर की, क्योंकि वो मेटल ही लिमिटेड है, वो मिलेगा किसी को भी नहीं मिलेगा ना, वो तो राजघराने की खानों से मिलेगा। और अगर आप उसकी नकली करेंसी बना रहे तो बना दो जितनी बनानी है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ही उतनी है, गोल्ड है ना। लेकिन इन्होंने, भाई साहब ने, अब सतीश चंद्र ने ब्रॉन्ज लिखा था, इन्होंने कॉपर लिखा है क्रॉनिकल्स में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉपर का कॉइन चला दिया और उसे सिल्वर और गोल्ड के कॉइन के बराबर रख दिया, टनके के बराबर, और बोला कि ये उसके बराबर की। तो वैल्यू कौन सी, इंट्रिंसिक नहीं है, टोकन हो गई, टोकन वैल्यू। ये गलत नहीं है। आपने पढ़ा चाइना के रूलर कुबलाई खान ने और ईरान के गजन खान ने भी चलाया था, तो ये गलत नहीं था। लेकिन मुद्दे की बात अब यहाँ पर ये आ जाती है कि जब आपने ये नियम चलाया था उस लेवल पर ऐसी कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो स्टैंडर्ड्स को इतनी स्ट्रांगली फ्रेम करे कि जो कॉइन है उसकी प्रॉपर शेप बनाई जा सके, उस पे ऐसे सिंबल्स या चिन्ह लगाए जा सके, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हों जिसकी वजह से उसकी कॉपी ना हो सके।
और कोई ऐसी सेंट्रल मिंट होनी चाहिए थी, छापा खाने, जहां पर हाई सिक्योरिटी के अंदर ये चीजें बनाई जा सके। लेकिन जो जितने भी एक्सपर्ट और ट्रेंड गोल्डस्मिथ हुआ करते थे, मेटल वर्कर, उन्होंने घर में कॉपर के सिक्के बनाने शुरू कर दिए, बिल्कुल राजशाही सिक्कों के जैसे, क्योंकि कॉपर तो इजीली अवेलेबल था ना, ब्रॉन्ज इजीली अवेलेबल था, और सिल्वर एंड कॉपर को मिक्स करके अलॉय के माध्यम से बनते थे ये कॉइन। बड़े आराम से ये कॉइन बना करके चलाने शुरू कर दिए। आर्मी मैन ने जो उसकी जितनी भी रिकवरी होती थी वो इन कॉइन्स में पे करनी शुरू कर दी। जो अलग अलग इक्तादार थे उन्होंने अपना रेवेन्यू इसमें पे करना शुरू कर दिया। रूलर्स ने ट्रिब्यूट इसमें पे करना शुरू कर दिया। लोगों ने टैक्स इसमें देना शुरू कर दिया। फार्मर ने रेवेन्यू इसमें देना शुरू कर दिया। बर्बाद हो गया सेंट्रल ट्रेजरी की, तो ऐसी तैसी हो गई। मार्केट में एक आर्टिफिशियल लिक्विडिटी आ गई। आम जनमानस के हाथ पैसा तो बहुत आ गया, लेकिन सत्ता यानी कि राजशाही लुटनी शुरू हो गई। तो ये कैसा स्टेट है जिसमें गवर्नमेंट मोनार्की लुट रही है, आम जनमानस फ्लरिश हो रहा है। जब अपनी गलतियों का एहसास हुआ तुगलक को, तो अब फिर से वही विम्सिकल एटीट्यूड, हरीड नेचर, शॉर्ट टेम्पर। पहले लगा कि टोकन करेंसी लागू करनी चाहिए, तो एकाएक कर दी बिना अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टरों से, बिना लोगों से चर्चा किए, बिना मेमोरेंडम लाए। अब लगा कि नहीं ये गलत है, वापस, तो एकाएक वापस ले ली बिना ये देखे कि इसको सुधारें, इसके स्टैंडर्ड्स लेकर के आए, डिपार्टमेंट नया बनाए, इसको मैनेज करें, सर्कुलेशन को ऑर्गेनाइज करें। नहीं ना, खत्म ना ना, ना नहीं सही लग रहा, एंड एंड कर दिया एकदम से, और एंड कर दिया रातों रात। और अब देखा कि लोग वापस क्यों करेंगे, तो फिर बोला कि चांदी का सिक्का ले लो और ये वाला टोकन दे दो। लोगों ने भरमार लगा दी। ऐसा कहते हैं कि सदियों तक किले के बाहर पड़े रहे थे सिक्के। इबन बतूता ने भी आके वो ढेर देखा कि ये क्या पड़ा है, कहते ये टोकन चलाए थे भैया, वही पड़े। चलो, कहता फिर तो तुम्हारा राज्य बहुत विकसित होगा। इबन बतूता ने असल में मोहम्मद बिन तुगलक की पीठ में छुरा घोंपा है, क्योंकि इसको उसने चीफ काजी बनाया दिल्ली का, अच्छी पोस्टें दी। लेकिन तुगलक का दुर्भाग्य रहा कि उसने फॉरेनर्स को इतने प्यार से वेलकम किया था कि कोई रूलर नहीं करता उसके जितनी अकल किसी में नहीं थी, और सबने जाके उसी के अगेंस्ट बोला है बाद में, जबकि ये ठीक नहीं है। इवन बतूता ने अफ्रीका जाके जो बुक लिखी ना अफ्रीका के शाह के कहने पे, वो सारी उसमें जम के उड़ाई गई है इनकी। आई बात समझ में। इसके बाद आ जाते हैं अगली पॉलिसी, बाइंग ऑफ मंगोल्स। तो तरमशरीन खान वाला, मंगोल को खरीदने वाला, सारा मैंने आपको बता दिया, ये वही था। आगे है प्लान्स ऑफ वर्ल्ड कॉन्केस्ट। अब देखो इनकी दीवानगी। अब ये जो वर्ल्ड कॉन्केस्ट वाली गेम है, तो झेलम नदी के किनारे आपको पता है इन्होंने मंगोलों को हराया। उसके बाद ये आगे बढ़े, इन्होंने सिंध, मुल्तान और बाकी इंदस नदी तक पहुंचे। या और आगे जाए पेशावर का इलाका, ये काबुल कंधार की साइंटिफिक फ्रंटियर लाइन को इंस्टॉल करना चाहते थे। इन्होंने विश्व विजय का सपना देख लिया, वर्ल्ड कॉन्केस्ट करना चाहते हैं। इंडिया संभल नहीं रहा, जो दक्कन जीता हुआ है, और वर्ल्ड कॉन्केस्ट करना चाहते हैं। ये फिर से वही विम्सिकल। तो ये है केस ऑफ ओवर प्राउड। इनको खुद पर प्राउड बहुत था, और इनको ऐसा लगता था कि जो ये सोचते हैं वह सही है, और जो इनकी सोच के विरुद्ध है वह गलत है। तो इस एटीट्यूड के साथ इन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड जीतूंगा। ऐसे में इन्होंने सेटिंग क्या की है, इसमें भी इनकी कंसिडरेशन उतनी गलत नहीं है, हालात ही गलत हो गए। क्या हुआ, उस समय में जो तरमशरीन खान है, ये सेंट्रल एशिया से नीचे आके खुरासान जीतना चाहता था, और उसी समय में इजिप्ट के रूलर भी खुरासान जीतना चाहते थे, क्योंकि खुरासान में वॉइड क्रिएट हुआ था। अब खुरासान को जो भी कोई जीतेगा तो बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट होगा, और सेंट्रल एशिया में बैलेंस ऑफ पावर का शिफ्ट होना भारत पे प्रभाव पड़ता था। तो इसकी पॉलिसी गलत नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक इस सिचुएशन को भांप रहा है। ऐसे में मोहम्मद बिन तुगलक ने सेटिंग कर ली है, और वो सेटिंग ये है कि इसने इजिप्ट के रूलर के साथ पैक्ट कर लिया कि हम दोनों मिलकर के खुरासान जीतेंगे तरमशरीन खान के विरुद्ध। लेकिन ऐसे में अभी सेनाएं भर्ती हुई हैं, 1 साल सेना को बैठा के तनख्वाह दी, कंप्लीट 1 ईयर सेना को बैठा के तनख्वाह दी, क्योंकि सेना मेंटेन करनी थी ना इस कैंपेन के लिए। इजिप्ट के साथ शाह ने कहा तू सेना रख, भर्ती कर, हम करते हैं सेटिंग। तो सारा कुछ किया। ऐसे में समीकरण देखिए बदले, उधर से तरमशरीन खान मंगोलों ने नीचे उतार दिया गद्दी पे, और इधर से इजिप्ट के राजा की खुरासान के राजा अबू सैद से संधि हो गई मैत्री की। अब दो मैत्री की संधि हो गई इधर से, तो अब खुरासान कौन ही जीतेगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा ये क्या हो गया भाई, और अल्टीमेटली ये तुमने क्या कर लिया। तो ऐसे में अब सेना कह रहे अच्छा तुम्हारी छुट्टी हो गया, सब 1 साल तुम्हें तनख्वाह दे दी। सेना कह रहे हमने तुम्हारे दम पे शादियां करा ली, बच्चे पैदा कर लिए, तुमने तो कहा था परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, अब ये क्या सैक, तुम हमें कैसे निकाल सकते हो, ऐसे नहीं टर्मिनेट कर सकते।
बोला अब तो निकाल दिया बेटा चलो, तो सेना निकाल दी गई। सेना कहती फिर हम तुम्हें बताएंगे, तो सेना ने जम के प्लंडर, 3 लाख बंदे संभलते गई, सेना ने प्लंडर कर दिया, बैंडिट बन गए, ब्रिगेड बन गए, पता नहीं क्या क्या बन गए। और मोहम्मद बिन तुगलक को कब्र तक पहुंचाने का इसी सेना का बहुत बड़ा रोल है। इसने जीने नहीं दिया उसको दोबारा कभी, क्योंकि जो भी गवर्नर आजाद होना चाहता था वो उसको इस सेनाओं की मदद मिल जाती होती थी, क्योंकि ये तो अब सैनिक अब क्या करे, कुम्हार का काम तो करेगा नहीं, दूसरे काम वो तो कहता सैनिक हूं मैं, मर्सनरी हो गया, आप जिसको मेरी सर्विस लेनी ले लो। और इतनी सेना को युद्ध प्रशासन दिया, पहले तैयार किया, सारे हथियार चलाने, ट्रेनिंग। ये तो वही बात हो गई कि आपने अच्छे लेवल के हथाकड़ आईपीएस तैयार करके 200-300 फिर छोड़ दिए, फिर आईएसआई वाले तो उन्हें पकड़ेंगे ही। तो ये एक एस्पेक्ट तो उन्होंने आगे पकड़ लिया, फेल हो गए बेचारे। उसके बाद आ जाते हैं, अब इनके आते हैं इसमें फिर एक इल्जाम आपको पता है ना, ये लगाया गया फरिश्ता के द्वारा कि इन्होंने चाइना पर आक्रमण करना था, कराचील का युद्ध। तो मैंने आपको बताया था कि वो चाइना पे नहीं करना चाहते थे, ये कुमाऊं की पहाड़ियों पे गए थे। ऐसा है जैसा कि शायद एसी बंद करना, ऐसा है जैसे पहाड़ी राजाओं को जीतना चाहते थे। और इसी युद्ध को फरिश्ता कंफ्यूज कर रहा है चाइना पे आक्रमण। लेकिन अब होता क्या है, इतने एडवेंचरस हो रखे हैं सैनिक कि पहाड़ों में ऊपर ही ऊपर जाई जा रहे हैं जैसे जैसे जीत मिलती जा रही। और ऐसे में आ गया बरसाती मौसम भारत में, गंगा के मैदानों पे भारी भरकम बारिश होने लगी और पहाड़ों को पीछे से रीइंफोर्समेंट दिया नहीं जा सका, रसद भी नहीं पहुंचाई जा सकी। तो वो 10,000 ऊपर ऐसे दर्रों में ट्रैप हो गए जाके पहाड़ों में, ना खाने को मिला ना पीने को। तो 10,000 गए थे, 10 आए, उन्होंने आगे दुखड़ा सुनाया मोहम्मद बिन तुगलक को कि हम बहुत दूर निकल गए थे। तो कहता तुम्हें किसने कहा था लो शरबत पियो और एंजॉय करो। तो कुल मिलाकर के 10 ही बचे हैं और जिंदगी बर्बाद हो गई उनकी। तो ये एक इनको नुकसान होता है, लेकिन इसका लाभ बहुत हुआ। पहाड़ी राजा सबड्यू हो गए, सीधा सीधा कांगड़ा पर चढ़ाई की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1337 में कांगड़ा जीत लिया गया था और कांगड़ा भी इनके सबड्यू हो गया था। तो माउंटेन रूलर्स को, ट्राइबल रूलर्स को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ और इन्होंने ट्रिब्यूट देना स्वीकार किया। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हो सब उल्टा रहा, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस ये है कि वो हर उल्टे को अपने फेवर में कर लेता है। अब सेना मर गई तो उसने एट द एंड ट्राइबल रूलर्स को ही अपने सबड्यू कर लिया और उनसे ट्रिब्यूट ले लिया। ये बड़ी बात है। तो इस तरह की एक्टिविटी करके वो बच रहा था, ऑलवेज चला रहा था। मतलब वो है अपने लेवल पे खड़ा कि जे मैं कांड कीता तो मैं ही सुधारूंगा भी। आई बात समझ में? आगे है कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। अब जब आप बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इसके बारे में यही है कि ये क्या हुआ करता था, एक बहुत ही इंटेलिजेंट था या एक तरह का ल्यूनेटिक था, पागल था, एक आइडलिस्ट था या फिर एक विजनरी था, कोई हेरेटिक था या बहुत तगड़ा आर्डेंट बाय गॉड रिलीजियनिस्ट था, क्योंकि कभी लगता था कि अधर्मी है, कभी लगता था कट्टर धर्म वाला है। तो एक बहुत अच्छा जेनरस था, बेनेवलेंट था, या अल्टीमेट टायरन था। यही है जिसने अपने नेफ्यू बहाउद्दीन को मरवा के उसका चमड़ा मस्त तेल में पकवा करके फ्लैश के तौर पे, मीट के तौर पे परोस दिया था। तो बहुत ही अलग है कैरेक्टर, समझ में नहीं आता। सारे फेल हैं हिस्टोरियन, जो इसके फैन है उनके लिए इससे ऊपर कोई नहीं, और जो इसके क्रिटिक है उसके लिए इससे खतरनाक कोई नहीं। तो ये एक सुल्तान जिसके फेवर में राइटर विभाजित है, एक है इसके फैन का ग्रुप और एक है इसके अगेंस्ट का ग्रुप, दोनों के व्यूज बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है। तो एक इस तरह की शख्सियत है। तो चलिए ब्राइट साइड को समझते हैं, उजले चेहरे को देखते हैं। जसवीर बंद करना। सबसे पहला है कि वर्सेटाइल जीनियस हुआ करता था, बहुत अल्टीमेट। ये कहां से प्रूव होता है, अब आप थोड़े ध्यान से देखिए। टोकन करेंसी लॉन्च करना कोई इजी एस्पेक्ट नहीं था। इसको सोचना, इस आइडिया को कंसीव करना, ये बहुत बड़ी बात थी उस दौर की। अगर ये एक्सपेरिमेंट ढंग से लागू किया जाता तो ये बहुत सही भी रहता, लेकिन ढंग से लागू नहीं हुआ, इस वजह से फेल हुआ। अदरवाइज ये बिल्कुल करेक्ट आइडिया था। देवगिरी में राजधानी लेकर के जाना, ये भी बिल्कुल वाइज आइडिया था, क्योंकि कभी भी आप इतनी बड़ी कंट्री को रेगुलेट करना चाहते हैं, अनलेस अंटिल की डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, तो फिर आपको एक सेंट्रल पोजीशन से ही रूल करना होता है। और देवगिरी में कैपिटल ट्रांसफर करना बिल्कुल जायज था। और मोहम्मद बिन तुगलक का अनुभव भी देवगिरी से ही था, क्योंकि ये गयासुद्दीन तुगलक के समय वहां के गवर्नर अपॉइंटेड होते थे, तो डेक्कन के हालातों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। देवगिरी ही वो जगह है जहां से आप मालवा का और गुजरात के पोर्ट एरियाज, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स और इंपॉर्टेंट हाईवेज को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल ये बहुत बेस्ट डिसीजन था। लेकिन वही, आप मंगोलों के कारण ही वहां गए और मंगोल और क्लोज आए दिल्ली के।
आप बिना ऑफिसेस को शिफ्ट करने के बजाय सबको शिफ्ट कर गए। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये डिसीजन इनका फेल हुआ। मंगोलों के खिलाफ ऑफेंसिव होना इस समय में कोई गलत डिसीजन नहीं था। आपके पास इतनी बड़ी आर्मी है और अगर आप उस आर्मी को यूटिलाइज करके अपनी कंट्री को फाइनली सिक्योर करना चाहते हो, एक साइंटिफिक फ्रंटियर बनाना चाहते हो, ऐसा हर देश करता है और ये कोई गलत नीति नहीं थी, क्योंकि उस आर्मी का कोई आपको और कोई यूटिलाइजेशन भी नहीं था। लेकिन फिर वहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है कि वहां पर सेंट्रल एशिया में स्ट्रेटेजिक पोजीशंस ही चेंज हो गई, रूलर की सिचुएशंस ही बदल गई, तो ये बेचारे उस मामले पर वहां पर विफल हो गए। दोआब में टैक्स बढ़ाना एक यूजुअल प्रैक्टिस है, सभी रूलर बढ़ाया करते थे, और चूंकि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा टैक्स काफी कम कर दिया गया था 1/10, किसी हालत 1/10 में 10% से आप क्या गुजारा करेंगे, आपको टैक्स तो बढ़ाना ही है, तो आपने टैक्स बढ़ाया वापस से। लेकिन पोजीशन फिर वहीं पे गलत हो गई कि उसी समय में फैमिन पड़ा हुआ था, आपने लोगों के ग्रीवेंसेस को नहीं समझा, अंडरस्टैंड नहीं किया, अलाउद्दीन खिलजी के पोस्ट मार्केट रेगुलराइजेशन कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझा। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये भाई साहब का ये जो वर्सेटाइल जीनियस है ये अपने आप में ही बिखर गया। बंदे में किसी तरह की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। कौन सी ऐसी भाषा थी उस समय में जो एग्जिस्टेंस में थी और इन्हें नहीं आती थी? बड़े पैमाने पर ज्ञाता थे पर्शियन और अरबी भाषा के। पर्शियन और अरबी हाई लेवल पर आया करती थी। लर्नड मैन के साथ ऑलवेज बैठा करते थे, उनसे सिस्टम जाना सीखा करते थे। मैंने जिन प्रभा सूरी के बारे में आपको बताया भी था। सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं, हिंदुओं के साथ और जैनियों के साथ भी वार्तालाप और वाद विवाद किया करते थे। ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इनके अंदर समाये हुए थे। जेनरस रूलर हुआ करते थे। देखिए, जनरल रूलर के तौर पर देखेंगे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनके द्वारे पर अगर किसी ने मदद की गुहार लगाई है तो इन्होंने मदद नहीं की। बड़े पैमाने पर पब्लिक वर्क्स इनके द्वारा कराए गए। अगर आप देखें तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा शुरू की गई जो लेगेसी थी पब्लिक वर्क्स की, जिसमें नहरें खुदवाना, कुएं बनवाना, वो बड़े पैमाने पर इन्होंने भी फॉलो किए। सेकेंड एस्पेक्ट, मस्जिदों का निर्माण करना और हॉस्पिटल्स बनाना। तो आम जनमानस के लिए, गरीबों के लिए हॉस्पिटल्स बनाए गए, कॉलेजेस बनाए गए, मदरसे बनाने का काम किया गया, मस्जिदों का निर्माण किया गया। तो चाहे वो एजुकेशन थी, चाहे वो हेल्थ था, चाहे शेल्टर्स प्रोवाइड करने हैं गरीबों को, चाहे उनकी फाइनेंशियल मदद करनी है, ये सारे प्रोसेस में ये बहुत आगे था। यहाँ से पता लगता है कि काफी जनरस रूलर है। जो जिन शासकों को हराया भी जाता था, जैसे अगर हम मंगोल्स की भी बात करें या कोई अदर रूलर्स की भी बात करें, उनके साथ भी एक लीनियंट एटीट्यूड यूटिलाइज किया जाता था। ऐसा नहीं था कि उनके ऊपर एट्रोसिटीज बरपाई जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी के नियमों को कहीं ना कहीं रिवर्ट किया था इन्होंने। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि जो खुद एंड मुकद्दम हुआ करते थे, उनके प्रति इनकी पॉलिसी अलग थी, और इन्होंने कहा कि उनके राइट्स को पूरी तरह से खत्म करना नहीं जायज है, उनके राइट्स उन्हें दिए जाएं, लेकिन सरकार की विजिलेंस बढ़ा दी जाए, इस तरह इनका मानना हुआ करता था। मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, बहुत उच्च दर्जे की शख्सियत हुआ करते थे, हाई कैरेक्टर के मैन थे। ये इन बातों से समझ आता है कि जो सुल्तान हुआ करता था बर्नी के द्वारा, ये है कि जब भी कोई कदम इसने उठाया है वो कभी भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए नहीं उठाया है, सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में, कभी किसी का नुकसान नहीं करने का सोचा। सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि इसके राज्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इसने 5 वक्त का नमाज अदा ना किया हो। बहुत ही आर्डेंट मुस्लिम है अपने आप में, लेकिन बायगॉट नहीं है, कट्टर नहीं है, लेकिन मुस्लिम बहुत स्टॉन्च है। तो वो पाठ पद्धति पूजा करता है, ये इसकी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लोगों को भी ये डिक्लेयर करता है कि आपको भी पाठ जो नमाज नहीं अदा करता है उसको सजा भी दी जाती है, तो लोगों से भी नमाज अदा कराया जा रहा है। किसी भी तरह से करप्ट एटीट्यूड को प्रमोट नहीं करता। मेरिट बेस्ड लोगों को प्रमोशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी के समय में डिफरेंट एरिया से लोग नोबिलिटी में और आर्मी में भर्ती किए गए, चाहे वो हजाम थे, चाहे वाइन मेकर थे, चाहे वीवर थे, कोई भी हुआ करते थे। तो कैरेक्टर में पर्सन काफी हाई था, जिसके कोई ऐसा नहीं नजर आता कि वाइन ड्रिंकर है, वाइन नहीं पीता है, गैम्बलिंग नहीं करता है, वुमेन का शौक नहीं है। उस समय की ये सबसे प्रचलित चीजें हुआ करती थी। ये 3 चीजें हमेशा से ही बंदे को बर्बाद कर रही हैं उस दौर में, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक इनसे कोसों दूर हुआ करता था। इस तरह के सभी प्लेजर्स इसने कभी अपनाए नहीं, और काफी हाई कैरेक्टर में जीने वाला इंसान था। टॉलरेंट रूलर, बहुत ही टॉलरेंट हुआ करता था। अगर आप बात करें हिंदू समाज की, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक है जिसने हिंदुओं को बहुत ही एस्टीम्ड और हाई पोजीशंस पर रिक्रूट किया था। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ये मोहम्मद बिन तुगलक है जिसने समाज में, हिंदुओं के समाज में सुधार लाने का प्रयास किया।
अकबर जाना जाता है सती प्रथा को रोकने के लिए, लेकिन आज 3 लोग जाने गए हैं। एक तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो आपको आएगा कि किसने रोकी, तो विलियम बेंटिक ने, राजा राम मोहन रॉय के कहने पे। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, मिडिवल इंडिया में अकबर ने सती प्रथा रोकी, लेकिन अकबर से पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रुकवा दी थी। तो सती प्रथा को रुकवाने के प्रयास किए गए हैं, यानी कि वुमेन के फेवर में सोच रहे हैं और सोसाइटी को अपग्रेड करना चाहते हैं। इतना कौन करेगा, इतनी किसमें हिम्मत है। ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट दिया जाता था, हिंदुओं को अच्छी पोस्ट पे बैठाया जाता था, मेरिट को डिक्लेयर इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ये सारे इनके एटीट्यूड थे। लवर ऑफ जस्टिस, जस्टिस के मामले में ऐसा कहा जाता है कि इनके टाइम पे जो जस्टिस हाईएस्ट था, जो शायद कभी भी एक्सपीरियंस नहीं होता, ये रूल ऑफ लॉ यानी कि इक्वेलिटी के कंसेप्ट में बिलीव करते थे। अमीर गरीब का, शिया सुन्नी का, हिंदू मुस्लिम का कोई भेद नहीं किया गया कभी जस्टिस प्रोवाइड करने में। नियम के मुताबिक जिसको जो कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए मिलती है। इतने जबरदस्त लवर थे जस्टिस के कि काजी के द्वारा एक बार इन्हें 21 कोड़े की सजा सुनाई गई और इन्होंने जनता के बीच 21 कोड़े लिए अपने ऊपर। तो कुल मिला के ये सीधा सीधा एमसीक्यू है कि किस सुल्तान ने खुद पे कोड़े बरसवाए। वो था मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि वो एक आइडियल पेश करना चाहता था कि जस्टिस इसे कहते हैं, रूल ऑफ लॉ है और सभी लॉ के अधीन है। हम में से कोई भी कानून से ऊपर नहीं, सजा मैं सबको ही ठोकूंगा। अगर कोई मुस्लिम पे पकड़ा जाएगा तो वो भी, हिंदू तो हिंदू भी। ग्रेट जर्नैल, तो जर्नैल तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, इसके समय में जर्नैल तो इससे ताकड़ कोई हो ही नहीं सकता। युद्ध तो कभी हारे ही नहीं भाई साहब, सारा दक्षिण उड़ा के रख दिया जिन्होंने, द्वार समुद्र कर्नाटका पता नहीं क्या क्या, तो कांगड़ा ले लिया, पहाड़ी राजा ले लिया, सब कुछ ले लिया। अब इनकी डार्क साइड्स की बात करते हैं, तो डार्क साइड्स पे जब चर्चा करेंगे तो इनके सभी गुण निरर्थक हो गए इनकी संकीर्ण सोच के सामने। सब कुछ देखिए, इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस है, विजनरी है, अच्छे आइडियल्स हैं, नॉलेज भी है, मशीनरी भी है, गुडविल भी है और कैरेक्टर भी है, अच्छा थॉट भी है। क्या नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सेंस हो जाती तो बचना चाहते हैं। अब कॉमन सेंस की कमी क्या है, साफ तौर पे पता है कि अकाल पड़ा हुआ है, अभी लगान ना बढ़ाओ, ये कॉमन सेंस की बात थी ना। आपने कॉमन सेंस लैक कर दिया और आपने वहां पर इतने बड़े पैमाने पर टैक्स बढ़ाया। नतीजा क्या हुआ कि जनमानस आपके नियमों को समझ ही नहीं पाए कि ये क्या नियम था, तो वो आपके साथ नहीं आ पाए। सेकंड एस्पेक्ट है, 1 मिनट में आपको ख्याल आता है कि मुझे देवगिरी जाना है और अगले दिन आपने सेना तैयार कर दी, चलो देवगिरी। किसी की शादी है, किसी का हनीमून है, किसी के फाइनल एग्जाम है, किसी का कुछ है, किसी ने डेट पे जाना, कोई पार्क डिसाइड की होगी, तुमने फरमान जा दिया चलो देवगिरी। वो सबकी जिंदगी नर्क उसी रात से। तुम कितने भी अच्छे हो, जनता को नहीं अच्छे लगोगे कि ये क्या फरमान है, इसे कहते हो तुगलकी फरमान, कि तुम तुगलकी फरमान लागू कर रहे हो यार, हमसे कंसल्ट तो कर लो तुम, ये तुम्हारा क्या नियम है अपने। तो कॉमन सेंस नहीं है। ये एक अच्छा फिलोसफर तो हो सकता है, ये बहुत ही नोबल, वाइज, आइडियलिस्ट फिलोसफर तो हो सकता है, लेकिन एक प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी को तो कंसिडर ही नहीं करता है कि जनता से भी चर्चा कर लूं, डंडे डोरे उठा के जिन्होंने जाना उनसे भी पूछ लूं, गर्मी है जाना है, मौसम खराब है जाना चाहते हो। अब लेक्चर मंडे को लिया जाए या वेडनेसडे को लिया जाए, थर्सडे को लिया जाए, जो मन में आ गया वही ठोक दिया नियम। तो जनता ने प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं थे, जनता ने कहा तेरे अगे हाथ जुड़े साडे, सानू माफ कर, तेरा बेड़ा गर्क, अपने चांदी के चम्मच से खाते हुए तुम्हें जितने सपने आते हैं, तुम सुबह हम पे उड़ेल देते हो, भाड़ में जाओ, मौज तुम्हारी सजा हमारी, ये हम नहीं चाहते। तो जनता त्रस्त हो गई थी, कहते ये क्या, पहले देवगिरी ले आए, अब देवगिरी में हमने 2-3 बच्चे पैदा कर लिए, अब यहाँ से कह रहे हो वापस चलो। अब बच्चे यहाँ छोड़ दें कि दिल्ली छोड़ दें कि देवगिरी छोड़ दें कि क्या छोड़ दें। कुछ तो रिलीजियस संत वहीं रह गए, कहते तेरा भला हो जाए, इतने छड़ जा सब, गर्मियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ਚ ਇੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ नहीं, ਅੱਗੇ देख लेंगे ਕੀ ਹੁੰਦਾ। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि कॉमन सेंस की कमी थी। टोकन करेंसी चला दी भाई साहब ने और पता भी नहीं है कि इसकी कॉपी हो सकती है। अब जब कॉपी हो रही है तो सर्कुलेशन में आ गई है, भाई रुक जाओ, थोड़ा वेट करो, स्टैंडर्डाइजेशन लागू करो। नहीं, और नहीं अब वापस ही खींचनी है, वापस सर इस पर थोड़ा विचार कर ले ना, मतलब तुम मुझ पे क्वेश्चन कर रहे हो, इस पे विचार करना है, वापस मतलब वापस, तो वापस लो। सेना रख ली है 1 लाख की, मतलब 1 साल के लिए। अब ये नहीं कि चलो इसको किसी और वे में यूटिलाइजेशन कर लें, कोई और तरीका अपना लें, नहीं इसको अब डिस्बैंड करना है तो करना है।
पहले रखने टाइम किसी की सलाह नहीं ली, डिस्पेंड करने टाइम किसी से नहीं पूछा। हजाम भर्ती करना है, नाई भर्ती कर दिया, वीवर भर्ती कर दिया, नोबलों से नहीं पूछा जा रहा, अमीर तंग मलिक तंग दोनों तंग। कहते ये क्या हो रहा है भाई, कहते बस जो करना है मुझे करना है मैं करूंगा। तो कॉमन सेंस की कमी ऐसी मानी जाती है, प्रैक्टिकल नेचर को समझ नहीं पाए, और डिसीजन ऑलवेज प्रैक्टिकल होते हैं, ब्यूरोक्रेसी प्रैक्टिकलिटी के बिना नहीं। बातें अलग हैं, प्रैक्टिकलिटी अलग है। मैन ऑफ हेस्टी नेचर, वही अभी समझाया जल्दबाजी में, फिर और कितना बार बार यार। हॉट टेम्पर्ड एंड विम्सिकल, बस वही हॉट टेम्पर्ड एंड विम्सिकल हुआ करता था कि 1 मिनट में पल में तोला पल में मासा, गुस्सा आ गया एकदम से उड़ा देंगे, गुस्सा नहीं आया अगर इस समय अपनी रमज में है फिर तो कुछ भी ले जाओ, फिर तो किला मांग लो तो दे देंगे, फिर एकदम से याद आया क्या मांग के ले गया था परसों, सर किला मांगा था, वो दक्कनी हाथी मंगाओ जो लेके आए थे, इसको किला देते।